हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर थर्ड जो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग दो पार्ट्स में देख चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हिटलर ने पूरा कब्जा कर लिया था। राइज पावर जो थी उसने पूरा पावर में वो आ गया था और डेमोक्रेसी कैसे उसने ख़त्म कर दी थी वो हम इसमें देखेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में देखिए क्या है। 30 जनवरी 1933 जो प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग थे उन्होंने ऑफर की चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू द हिटलर। तो देखिए जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो टॉप की पोजीशन होती है देश की। इसी तरीके से जर्मनी की जो चांसलर हैं, जर्मनी के जो चांसलर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टॉप की पोजीशन होती है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना जर्मनी के, उन्होंने हिटलर को ये पोजीशन ऑफर करी। अब तक जो नाजी थे ना, उन्होंने काफ़ी सारी मैनेज टू रिले द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। तो जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, देखिए एक होता है लिबरल और एक होता है कंजर्वेटिव्स। लिबरल खुले विचारों वाले लोग होते हैं, कंजर्वेटिव्स थोड़े से दबे हुए विचारों वाले होते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे पार्टी में ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग थे, उनको जो नाजीज़ ने ये मना लिया था कि भाई नाजी जो पार्टी है वही देश का भला कर सकती है। अब हिटलर के पास पावर आ गई तो उसने क्या करना शुरू करा, डेमोक्रेसी के जितने भी स्ट्रक्चर थे ना उनको डिसमेंटल करना शुरू करा, मतलब उनको ख़त्म करना शुरू करा। जो लोगों के द्वारा चुन के आए हुए लोगों ने वोट देके जिन लोगों को चूज़ किया था ना, उन लोगों को हटाना शुरू करा और सारी पावर्स अपने हाथ में वो करना उसने स्टार्ट कर दिया। एक बार क्या हुआ कि मिस्टीरियस सी, मतलब पता नहीं कहाँ से आग लगी, वो जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लग गई फरवरी में। और इस तरीके से ऐसा कहते हैं कि शायद वो इसने हिटलर ने ही लगवाई थी उसके पार्लियामेंट में जो आग लगी थी, और पार्लियामेंट भी ख़त्म हो गया। और एक तरह से इसने पूरा दिखाने की कोशिश करी कि पार्लियामेंट लोग कुछ नहीं है, हिटलर मैं ही सबसे ज़्यादा ऊपर हूँ, मैं ही जर्मनी का भला कर सकता हूँ। फायर लग गई थी 28 फरवरी 1933। द फायर डिक्री इंडेफिनिटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो फायर लग गई थी ना, वहाँ पर आग लग गई थी उधर पार्लियामेंट में, तो उसमें फिर कहा उसने हिटलर ने कि भाई अब आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी अगर सरकार के खिलाफ बोलना चाहें तो आप नहीं बोल सकते। प्रेस कुछ भी गलत नहीं छाप सकते हिटलर और उसकी पार्टी के खिलाफ। असेंबली जो थी ना उसको भी, एंड द असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, असेंबली मतलब गुट बनाना या फिर पार्टीज़ वगैरह बनाना, ये सब कुछ बंद कर दिया गया जर्मनी में। अब हिटलर की पार्टी, नाजी जर्मनी, नाजी पार्टी जो थी उसका ही सब कुछ चलाया जाएगा। फिर उसने क्या किया, उसके जो बहुत ही तगड़े जो एनिमीज़ थे, कम्युनिस्ट थे, और जो मतलब हिटलर की बातों को नहीं मानते थे ना, उनको कहाँ पर फेंका गया, उनको फेंका गया कंसंट्रेशन कैंप्स में, जहाँ पर ज्यूज़ को फेंका गया था। जहरीली गैसें जला करके लोगों को मारा जाता था। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड फायर फेंसेस। तो इसमें क्या था कि कैंप होता था एक, मतलब कैंप क्या होता था, एक जगह होती थी, वहाँ पर 4 दीवारियाँ होती थी, बिल्कुल अलग अलग जगह होती थी। हिटलर को जो लगता था कि इंसान सही नहीं है और ये मेरे खिलाफ है, मतलब कोई जुडिशरी नहीं, कोई कोर्ट में केस नहीं, उसको ऐसे ही उठा करके वहाँ पर डाल दिया जाएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड वायर्स होते थे और गैस के चेम्बर्स भी कई बार हुआ करते थे, तो वहाँ पर उसको ले जा करके पर्सन को मार दिया जाता था जो हिटलर की बातों को नहीं मानता था या उसके खिलाफ या नाजी पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिशें करता था। कम्युनिस्ट जो थे उनको बहुत ज़्यादा दबाया गया। देखिए कम्युनिस्ट ना एक आइडियोलॉजी होती है, इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि एक विचारधारा है कि वर्कर जो है, किसान जो है, उनको आंदोलन करना चाहिए अमीर लोगों के खिलाफ और उनको पावर में आ जाना चाहिए। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है। तो कम्युनिस्ट इस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को बिल्कुल मारा गया। हिटलर बिल्कुल पसंद नहीं करता था कम्युनिस्ट को। और फिर उसके बाद काफ़ी सारे सर्वाइव करे, तो लगभग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डेसलडॉर्फ, अ सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन। इसमें से 1440, आपको नंबर्स याद रखने की ज़रूरत है, आपको एक ब्रॉड स्टोरी की ज़रूरत होती है। तो कम्युनिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मार दिए गए थे इस जगह पर, ये आप समझ लीजिए। हाउ एवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप ऑफ विक्टम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें ये बताते हैं कि ठीक है इन्होंने कम्युनिस्टों को मारा, बट सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों को नहीं मारा था इन लोगों ने तो पता नहीं किस किस को, इन्होंने ज्यूस को, जो लोग अपंग थे उनको, भाई बहुत लोगों को मारा गया था इसके द्वारा। तो 53 मार्च
सॉरी 53 मार्च नहीं, 3 मार्च 1933 आते आते जो फेमस अनेबलिंग एक्ट था ना वो पास कर दिया गया। अब इस एक्ट में क्या था, एक्ट ने एस्टैब्लिश कर दी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। डिक्टेटरशिप का मतलब है अब हिटलर डिक्टेटर बन चुका है, अब वो जो चाहे वो कर सकता है। इससे जितनी भी पावर होती है, सारी की सारी पार्लियामेंट की पावर या सारे के सारे रूल बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ हिटलर के पास आ गया। अब और किसी के पास कोई भी अधिकार नहीं है, जो हिटलर कहेगा वही कानून बन जाएगा। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, उनको बैन कर दिया गया और नाजी पार्टी ही की आइडियोलॉजी चलेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। नाजी पार्टी के अलावा जितनी पार्टी थी सबको खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ट्रेड यूनियंस होती हैं कि व्यापारी संगठन जो होते हैं उनको भी बंद कर दिया गया। सिर्फ नाजी पार्टी और नाजी पार्टी से रिलेटेड जितने भी संगठन होते थे वही सिर्फ अब चलेंगे। फिर स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो जो स्टेट थी, मतलब जो इसकी सरकार थी ना नाजी पार्टी की, यानी कि हिटलर की सरकार थी, सिर्फ उसका चलेगा सब पे। इकोनॉमी में क्या बनेगा, फैक्ट्रियों में क्या नहीं बनेगा, टीवी पे न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, आर्मी क्या करेगी, जजेस क्या बोलेंगे, सब कुछ नाजी पार्टी का ही कंट्रोल था हर चीज़ पर। सुपर सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट नाजीज वांटेड। अब जिस भी तरीके से नाजीज चाहते थे ना कि उनको देश को चलाना है, बस वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते थे। Apart from already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, secret state police, SS, protection squads और criminal police, security service। तो नॉर्मल पुलिस के अलावा भी बहुत सारी पुलिस, देखिए सीक्रेट पुलिस सर्विस भी स्टार्ट करी गई थी, क्रिमिनल पुलिस अलग से बना दी थी, सिक्योरिटी सर्विस। तो इस तरीके से हिटलर ने, उसकी पार्टी ने पुलिस को अरेंज किया था कि लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। इससे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन की तो चलती ही नहीं थी, तो क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संविधान की कोई चलती थोड़ी ना थी। हिटलरी संविधान था, हिटलरी कानून था, वो जो कहता था वो होता था। बहुत ज़्यादा फोर्सेस, मतलब सारी पावर जो है वो नाजी पार्टी ने अपने कंट्रोल में कर ली थी। एंड द न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। तो इनको सबसे ज़्यादा अपराधी स्टेट का, अपराधी सरकार का इनको दर्जा जो दिया जाता है वो उस पुलिस की वजह से ही दिया जाता है जो इन्होंने सेटल करी थी कि अपनी मर्जी से ब्रुटैलिटी होती थी, खूब अत्याचार किए जाते थे उन लोगों पर जिसको हिटलर समझता था ये जीने के लायक नहीं है। देखेंगे वो भी हम इसमें। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। तो मतलब आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जिसका मन चाहे, जो नाजी पार्टी को लग रहा है ये इंसान हमारे खिलाफ जा सकता है उसको अरेस्ट कर लेंगे, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाएंगे, बहुत पूरी तरीके से परेशान करेंगे और फिर उसको मारेंगे। पुलिस मारेंगे भी क्या, उसको भूख खाने नहीं देंगे, वो इंसान काम करते करते भूखा मरेगा, इस तरीके की हालत थी वहाँ पर। पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, अपनी मर्जी से जिस तरीके से वो चाहें उस तरीके से अब फोर्सेस जो है देश को रूल कर सकती थी। अब आता है रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जेल्मर शेट, ये देखिए ना जर्मन नाम है तो ये काफ़ी अजीब है, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया और उससे कहा कि भाई तुम देखो कि लोगों के पास काम हो, लोग काम करें, क्योंकि लोग काम करेंगे तभी तो उनके पास पैसा आएगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई फुल गवर्नमेंट जो है उस प्लान को फंड करेगी, पैसा देगी गवर्नमेंट और लोगों से काम करवाया जाए। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार, द वॉल्क्सवैगन। तो यही जो प्रोग्राम था ना, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, लोगों को काम दो, इस प्रोग्राम की वजह से ही जो जर्मनी में सुपर हाईवेज बने थे और वॉल्क्सवैगन, तो हम कार बहुत ज़्यादा फेमस है, ये उसी टाइम पर स्टार्ट हुई थी। जो फॉरेन पॉलिसी थी हिटलर की वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। लीग ऑफ नेशंस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, काफ़ी सारे ग्रुप्स थे उसमें, काफ़ी सारे देश उसमें शामिल थे ताकि दोबारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी तो यानी कि दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो, तो इसलिए मतलब वो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। बट 1933 आते आते जो जर्मनी है, मेनली हिटलर
हिटलर ने कहा कि मैं इसका लीग ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं रहूँगा और वो उससे बाहर आ गया। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। तो राइनलैंड मैंने आपको बताया था, राइनलैंड वाला एरिया तो जो था काफ़ी अच्छा, उसमें मिनरल्स वगैरह मिलते थे, तो वो वाला एरिया भी जो है हिटलर ने वापस ले लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो ऑस्ट्रिया जो है, यहाँ पे जर्मनी थी, जर्मनी के साइड में ही देश था ऑस्ट्रिया, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर भी हमला कर दिया और उसको भी अपने अंदर ही कर लिया और नारा दिया कि लोग एक हैं तो एम्पायर भी एक होगा और लीडर भी एक ही होगा। ही देन वेंट ऑन द रेस्ट स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग सुडाटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया भी एक देश था, वहाँ पे सुडाटनलैंड एक जगह थी। सुडाटनलैंड के लोग जो है ना वो जर्मनी बोलते थे। तो हिटलर ने कहा ठीक है, पोलैंड पे हमारे ही लोग थे इसलिए हमने पोलैंड को हड़प लिया। अब ये जो चेकोस्लोवाकिया है इसमें सुडाटनलैंड क्या कर रहा है? सुडाटनलैंड के लोग तो जर्मन बोलने वाले हैं, तो भाई सुडाटनलैंड जर्मनी का हिस्सा होना चाहिए, चेकोस्लोवाकिया का थोड़ी ना होना चाहिए। तो इसने हिटलर ने सुडाटनलैंड को भी हड़प लिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। तो मतलब सुडाटनलैंड के नाम पे उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पे अपना कब्जा जमा लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्श। तो ये सब वो करे जा रहा था। इंग्लैंड दुनिया की सुपर पावर, वो कुछ कर क्यों नहीं रही थी? क्योंकि इंग्लैंड को लगा कि भाई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया था ना कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी की ना बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। वेमार रिपब्लिक जो थी, जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी जर्मनी में, उसकी खूब बेइज्जती हुई थी कि मतलब भाई बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। तो हिटलर ने उसी का सहारा लेकर के तो सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी, लोगों को बताया कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, ये जो वेमार रिपब्लिक है। और बाकी पूरी दुनिया को भी लगता था कि मतलब जर्मनी ने ठीक है लड़ाई करी, वो हार गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करो। इंग्लैंड को भी यही लगता था कि जर्मनी के साथ कुछ तो हमने गलत कर दिया है। इसलिए जब हिटलर ऑस्ट्रिया पे अटैक कर रहा था, सुडाटनलैंड पे कर रहा था और चेकोस्लोवाकिया पे कर रहा था, तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, उसको बस खड़े हुए देख रहे थे। दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। तो यार इतनी सारा सक्सेस मिल रही है, बाहर के देश भी हड़प रहे हैं, घर के अंदर भी अपनी फैक्ट्री चलने लगी हैं, घर के अंदर देश के अंदर, तो लोगों को भी विश्वास होने लगा हिटलर पर। हिटलर यहाँ पर ही नहीं रुका। शेशेट हैड एडवाइज्ड, वही जो इकोनॉमिस्ट था, एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो फिर ये कहते हैं कि एक और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो हिटलर को कहते हैं कि आप लोगों को रीआर्मामेंट करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? जो हम इन लोगों को ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत कह दिया था ना जर्मनी से कि जर्मनी अपनी आर्मी नहीं रख सकती है, वो आर्म्ड फोर्स नहीं रख सकती है, तो जर्मनी ने फिर अपनी आर्मी बनाने की भी सोचने लगा जर्मनी। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। तो मतलब इस तरीके का तो इन लोगों को हक नहीं था, बट फिर भी इन्होंने अपनी आर्मी खड़ी करनी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी। शेशिट हैव टू लीव, और इस तरीके के लोग जो नाजी जर्मनी के मतलब हिटलर के खिलाफ या हिटलर से ज़्यादा बनने की कोशिश करें तो वो तो हिटलर सह नहीं सकता था। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हिटलर को लगा कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस है, देश में इतना कुछ बुरा चल रहा है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। तो भैया ये हमारी जर्मनी है, हमें इसको आगे बढ़ाना होगा लड़ाई कर करके, ताकि हम लोग जो इतनी गरीब हालत में हैं, हमारी हालत ख़राब है, हम खुद को पैसा ला सकें। और पैसा कहाँ से आएगा? लड़ाई करने के बाद। सितंबर 1939 आते आते जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को। अब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को भी कर दिया, ऑस्ट्रिया से आगे जाके पोलैंड पे भी इसने जब, और फिर सुडाटनलैंड पे भी कर दिया था, चेकोस्लोवाकिया पे भी कर दिया था, पोलैंड पे भी कर दिया। अब लगा फ्रांस और इंग्लैंड को भाई इसने तो हद कर दी है, मतलब अब तो क्या कर सकते हैं इसका, अब तो वॉर होगी ही होगी, हम और ज़्यादा अपीज़ नहीं कर सकते हैं हिटलर को। मतलब हिटलर को और ज़्यादा खुश करने वाली नीति कि हम ये कुछ भी करता रहे, हम कुछ ना करें, अब नहीं होगा, क्योंकि इसने इतने बड़े देश पोलैंड पे भी हमला कर दिया है। सितंबर 1940 में ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान में। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि जो ट्राईपार्टाइट पैक्ट था वो कौन से देशों के बीच में साइन हुआ था? तो जर्मनी, इटली, जापान, इन 3 देशों के बीच में ट्राईपार्टाइट एक्ट साइन हुआ था। तो इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, इसमें यह हुआ था कि अगर जर्मनी पे कोई अटैक करेगा तो वो अटैक इटली पे भी माना जाएगा और जापान पे भी माना जाएगा। अगर जर्मनी कहीं लड़ाई करने जाती है तो इटली और जापान दोनों ही उसका साथ देंगे। इसलिए हम लोग को देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन एक तरफ थे? जर्मनी,
इटली, जापान ये एक तरफ से लड़ रहे थे। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया था कि हम लोग जंग में एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे हिटलर के क्लेम को भी स्ट्रेंथ मिल गई, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये हो गया था। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप बाय द एंड ऑफ 1940। हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। तो पपेट रजीम्स क्या होता है? मतलब इसने आसपास के इलाकों में देश पे जिस पे हमले करे ना, वहाँ पर एक ऐसे पर्सन को बैठा दिया जो कि हिटलर की बात मानता था, तो उनको पपेट रजीम कहा गया। और 1940 आते आते ना हिटलर अपने पावर के पिनाकल पे था, मतलब टॉप पॉइंट पे था। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। तो अब हिटलर को लगा कि मैंने इतना कुछ कर लिया है, पोलैंड भी कब्जा लिया है, तो पोलैंड से आगे ईस्ट, देखिए जैसे कि जर्मनी यहाँ पर है, जर्मनी से इधर वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी खुद वेस्टर्न पार्ट में ही आता है, इधर की तरफ आता है ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप का उसने सोचा कि भाई ये देश थोड़े और कमज़ोर हैं, मैं इन पे भी हमला करता हूँ। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस ऑफ जर्मन। तो हिटलर की एक वो थी, क्या कहते हैं उसे, मानसिकता ये थी कि जर्मन्स को रहने के लिए बहुत सारा लैंड चाहिए। तो जर्मनी का एरिया तो अपने आप में छोटा है, तो उसको ईस्टर्न यूरोप में भी उसको अटैक करना पड़ेगा, ताकि जर्मनी के लोगों को लिविंग स्पेस मिले, रहने की जगह मिले, और खाने की सप्लाई भी बाकी सारे देशों से उसके लिए अच्छे से होती रहे। तो उसने सोवियत यूनियन को भी अटैक कर दिया 1941 में, यानी कि इस समय का जो रशिया है वहाँ पर भी इसने हिटलर ने अटैक कर दिया था। ये हिटलर का ना हिस्टोरिक ब्लंडर कहा जाता है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत ही बड़ी मिस्टेक, क्योंकि यूएसएसआर हिटलर से, जर्मनी से बहुत बड़ा देश था। इसने जब हिटलर ने यूएसएसआर पे जब अटैक किया, बस तभी आप समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर जो है एक तरह से पलट गई। क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में सारे देशों में हिटलर हमला कर करके जीते जा रहा था, बट यूएसएसआर में जाकर के फंस के रह गया। इससे क्या हुआ, ही अटैक द सोवियत यूनियन 1941 में, तो सोवियत यूनियन ने भी जो है अब जंग में वो आ गया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। तो इसने क्या किया, हिटलर में जो जर्मनी था, हिटलर की जो आर्मी थी वो ईस्टर्न साइड पर किससे लड़ रही थी? ईस्टर्न साइड पर वो लड़ रही थी यूएसएसआर से। और वेस्टर्न साइड यानी कि जो वेस्टर्न साइड जर्मनी से वेस्ट में आता है हमारा ये इंग्लैंड, हमारा ये भाई हम पे राज करके गया था, तो इंग्लैंड आता है वेस्टर्न साइड पे। तो एक तरफ तो जर्मनी की जो एयरफोर्स थी वो इंग्लैंड की एयरफोर्स से लड़ रही थी, बहुत पावरफुल थी इंग्लैंड की एयरफोर्स, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, इनकी जो आर्मी थी वो यूएसएसआर से उलझी हुई थी। यूएसएसआर भी बहुत पावरफुल देश है। अब देखिए ये जर्मनी ना दुनिया के दो बहुत ताकतवर देशों से एक साथ लड़ने लगा, तो इनके रिसोर्सेस कम पड़ने लगे थे। सोवियत आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। तो स्टार्टिंग में तो जर्मनी जीतती गई थी, तो आगे चलती गई, बट स्टालिनग्राड जो है एक जगह है यूएसएसआर में, वहाँ पहुँच करके जर्मनी की आर्मी हार गई। आफ्टर सोवियत रेड आर्मी, तो सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी ना उसको शॉर्ट में रेड आर्मी भी कहा जाता था, हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन, एस्टेब्लिशिंग जर्मन हेजेमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर द हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। तो जर्मनी को हराते हराते, जर्मनी के आर्मी को हराते हराते, ये यूएसएसआर सपोज करिए यहाँ है, जर्मनी यहाँ है, जर्मनी की आर्मी को पीछे धकेलते जर्मनी की कैपिटल तक यूएसएसआर की आर्मी पहुंच गई थी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन तक यूएसएसआर की आर्मी पहुंच गई थी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 1944 के टाइम पर, और 1944 से लेकर के 1990 तक पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूरोप था ना, ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के कब्जे में ही रहा था। लगभग 50 साल तक यूएसएसआर के कब्जे में रहा था पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप। तो यही हमें बताया गया है यहाँ पर। मीनवाइल यूएसए ने भी जो है वो लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था। इट वॉज अनविलिंग एट वंस अगेन फेस टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ कॉज। तो यूएसए को लगा था कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी दिक्कतें आ गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को हिस्सा नहीं लेना है, बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो जंग से बाहर नहीं रह पाया, क्योंकि जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था। जब देखिए ट्राईपार्टाइट पैक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान, तो जापान भी भाई खूब हमले कर रहा था। जापान हमारे देश तक पहुंच गया था, पता है आप लोगों को, हमारे मणिपुर तक। वैसे तो वो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी पहुंची थी, बट जापान के सपोर्ट से ही पहुंची थी। तो क्या हुआ था, जापान ने चाइना पे कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया, और जापान ने पूरा का पूरा इंडिया से जो ईस्ट की तरफ जाता है ना, सपोज करिए इंडिया है, इससे इधर के जो होते हैं वो ईस्ट
ईस्टर्न नेशंस होते हैं सब पे जापान ने कब्जा कर लिया था भाई। फ्रांस को हरा दिया था और ब्रिटेन को हरा दिया था, और इसने यूएस के पर्ल हार्बर पे भी अटैक कर दिया था जापान ने। अब यूएस जो है, जापान ने यूएस पे अटैक कर दिया। अब जब यूएस पे अटैक कर दिया तो फिर वॉर में यूएसए को भी कूदना पड़ा। तो फिर बताते हैं, जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। इंडो चाइना देखिए, इंडो चाइना इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारा म्यांमार, हमारा ही है, मतलब हमारा नहीं है, दूसरा देश है। म्यांमार आता है, फिर उसके बाद थाईलैंड आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, बहुत सारे देश आते हैं। तो इस पर ना पहले फ्रांस का कब्जा हुआ करता था फ्रांस का। अब उसको हरा करके जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था, और वो यूएस को अटैक करने का प्लान कर रहा था यूएस के पैसिफिक फ्लीट पर। यूएस के आसपास कौन सा ओशन पड़ता है? पैसिफिक ओशन पड़ता है, तो यूएस के पैसिफिक वाले इलाके पर जापान ने अटैक कर भी दिया था। पर्ल हार्बर पे यूएस पे अटैक करा था, और फिर बस जैसे पर्ल हार्बर जो है यूएस के नेवल बेस था, तो वहाँ पर जैसे अटैक हुआ लगभग 2-2.5 हज़ार लोग मर गए थे एक बॉम्बिंग से ही। तो यूएस ने भी एंटर कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वॉर जो है वो 1945 आते आते एंड हुई थी, और हिटलर भी हार गया था। और यूएस ने जो है वो, आपको पता होगा, आपने बचपन से सुना ही होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम यूएसए ने गिरा दिए थे, और फिर जापान ने भी सरेंडर कर दिया था। तो ये ब्रीफ अकाउंट था, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। बुक से ज़्यादा मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, इतना बुक में है नहीं वैसे, मैंने इसलिए बताया ना आपको, क्योंकि ठीक है बुकिश नॉलेज तो ठीक है एग्जाम में मार्क्स लाना, बट आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली हुआ क्या था। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स की भी एक सीरीज स्टार्ट करूँगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो क्या क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर में। तो फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, वी नाउ रिटर्न टू हेलमत एंड हिज फादर स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रीफली देख लिया कि क्या क्या हुआ था। अब हम चैप्टर में फिर से आएंगे कि जर्मनी में क्या चल रहा था, कि फाइनली जर्मनी हार गया हमें पता है, बट एक्चुअल में जर्मनी में हुआ क्या क्या था वो हम इसमें देखेंगे। नाजी वर्ल्ड व्यू, तो ये जो है अब आगे का चैप्टर ना जितना भी है नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजीज़ ने क्या क्या किया, ये है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।